अच्छा अच्छा। कितनी परसेंट है मुस्लिम मेरे ख्याल से 15-20% होगी। और हिंदू? हिंदू नियर अबाउट आई थिंक 70-80% तो होगी। कम कौन है? कम मुसलमान है। आप तो कह रहे हैं कि घट रही है। हिंदू खतरे में एक मिनट रुको ना, आप तो कह रहे घट रही है। घट नहीं रही है अभी, हाँ। मतलब ये आने वाले भविष्य के हिसाब से हमने जो इसको विचार विमर्श करके तब आगे करा है हमने। अब एक सवाल, अंकिता भंडारी हिंदू थी मुसलमान थी? जी हिंदू। लड़े आप उसके लिए? जी उसके लिए लड़े आप लोग? जी उसके लिए भी आवाज उठाई है हमने। कब? हमने जो जो 13 साल की बच्ची जो नैनीताल में जिसके साथ, मैं अंकिता की बात कर रहा हूँ। हम सबकी बात करते हैं, हम खाली एक बच्चे की बात नहीं कर रहे है ना। नहीं, हम सिर्फ अंकिता की बात कर रहे हैं। कब लड़ी आपने लड़ाई, जरा याद कराएं हमें। जी हम भी उसके लिए जो आवाज उठाई है हमने, हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम जो केवल यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे। बात कर रहे हैं कि हम केवल अपने आप को संरक्षित करना चाह रहे हैं। तो हमारे जो आप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे गलत उद्देश्य से देख रहे हैं। हम यहाँ हिंदू मुसलमान करने नहीं आ रखे के बीच में रेफरेंडम किया क्योंकि हम पत्रकार भी हिंदू हैं। आपने हमसे पूछा कि हम आपके लिए ये मांग कर रहे हैं, या आपने सीधा हमारी ठेकेदारी ले ली कि नहीं हम इनके ठेकेदार हैं, हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे? हमसे भी तो पूछो भैया कि हम कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। जिन हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं उनसे आपने कहीं रायशुमारी करी? जी हमने राय ली है, हमने साइन वगैरह भी कराए लोगों से। कहाँ है, दिखाएं। क्षेत्र के लोगों से कराए थे अपने। दिखाएं। जिन जिन लोगों ने इसमें जो सहायता मतलब वो कराया है, सहयोग दी। आकाश भट्ट, बहती गंगा में हाथ मत धो ना, आप आंकड़ों पे बात करो। जी आंकड़ों पे तो आप बात कर ही नहीं रहे, आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और पत्रकारों के सामने बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ना, एक सवाल इसमें और ऐड कर देते हैं। हिंदू खतरे में है या आप खतरे में हो? आपको खतरा महसूस हो रहा है इसलिए आपने हिंदुओं का पूरा ठेकेदारी ले ली। आपको खतरा है क्या किसी से? खुल के बताएं। जय भारत दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने ये बातें सुनी होंगी। और ये मामला लग रहा है मेरे को उत्तराखंड का, कि सामने जो बंदा बैठा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जवाब दे रहा है रिपोर्टर के, तो दो सवाल इन्होंने करे हैं कि आपको खतरा किस चीज़ से है। 20% अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और 80% आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, तो आपको खतरा किससे है? आपकी पार्टी को खतरा है कि आपको खतरा है, पहला। और दूसरा ये केस इसने बोला अंकिता भंडारी का, तो आशा करता हूँ कि ये उत्तराखंड का केस होगा, बिकॉज मेरे ख्याल से अंकिता भंडारी का जो मुद्दा आया था वो उत्तराखंड से ही आया था। और उसके ऊपर भी जवाब देना में थोड़ा सा हिचक रहे हैं ये सामने भाई साहब, कि हम पूरे बच्चों की बात कर रहे हैं, हम किसी अकेले के बच्चे। देखिए, इसने जो जवाब दिया उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस बंदे ने भी ये चुतियापंथी करी है, मैं वर्ड जो बोल रहा हूँ, सॉरी मेरा वर्ड गलत है, लेकिन जिसने भी ये करतूत करी, ये वीडियो क्लिप उसमें डाला है, वो ये भूल गया कि आगे जवाब देने वाला भी कोई ना कोई बैठा होगा। तो सुनिए, आपकी अकल और दिमाग को ताले खोल लो आप। 20% कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड है और आप 80% होने के बावजूद भी आप कोर्ट में जाके धक्के खाते हैं आधी आधी उम्र। एक किसी भी केस में अगर आप इंडल्ज हो जाएं तो उस केस का फैसला होते होते आपकी उम्र निकल जाएगी, लेकिन फैसला फिर भी सामने ही नहीं आएगा। आपके घर का कोई बच्चा उठा लिया जाए, आप जिंदगी भर उसको ढूंढ नहीं पाओगे, लेकिन वो 20% ऑर्गेनाइज जो उठाने वाले हैं ना बीच में, वो किसी भी तरीके का केस अपने ऊपर होने नहीं देते, क्योंकि उनके जो सरप्रस्त है, उनके सर के ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, वो उनको उंगली तक नहीं लगने देते। उनको पैसे देते हैं इस चीज़ों के करने के लिए। एक बहुत बड़ा फंडिंग, एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसमें सरकार भी असमर्थ है कुछ करने में, क्योंकि सरकार के बीच में भी उनके कई नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो उनको फेवर करते हैं, बिकॉज उनको भी पैसा चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट, वो भी, उसमें भी इनके लोग आ चुके हैं। आपकी तहसील में भी इनके लोग आ चुके हैं। उसके अलावा एडवोकेट्स भी इनके बंदे बन चुके हैं, इवन जज तक इनके बंदे बने हुए होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्टेट में, जो इनको फेवर करते होंगे। पॉलिटिकल सिस्टम में इनके बंदे बैठे हुए हैं, हर जगह पे इनके बंदे बैठे हुए हैं, गुंडागर्दी तक में इनके बंदे बैठे हुए हैं। और आप लोग सोचते हो कि ये 20% क्या कर लेंगे? आपकी छिदड़ियाँ उड़ा के रख देंगे ये लोग। जिस तरीके से आप हो ना, आपको 80% ऑर्गेनाइज्ड, आप 80% पता है कैसे हो, बताता हूँ। आप पहले तो जातिवाद में बंटे हुए हो, दूसरा आपको हम दो हमारे दो का एक इंजेक्शन लगा हुआ है, वो सारी उम्र आपको लगा रहेगा, उससे कोई आपको हटा नहीं सकता। तीसरा, उसके बाद में आपको रोजगार चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, वो आपके चल नहीं रहे, हिल रहे हैं, आपके पास फंडिंग्स नहीं है अवेलेबल, ठीक है, या जॉब्स जो हैं आपके मर्जी के मुताबिक नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ऊपर जो बाप कंपनी के बन के बैठे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आपको टारगेट करते हैं कि ये लोग जो हैं ये थोड़ा सा एजिटेट करने वाले हैं,
ये क्रांतिकारी लोग हैं और इन क्रांतिकारी लोगों को इसी के बीच में जो है ना वो घुसेड़ के रख दो ताकि इनकी क्रांतिकारिता उसी के बीच में रह जाए, उसी कुएं में डूब के मर जाए। तो आपके साथ ये हो रहा है। वो 7 बच्चे पैदा करते हैं, आप 2, 1 या किसी का 1 भी नहीं होता। आपके हालात ऐसे हैं कि कुछ समय में आपकी जनसंख्या इतनी कम हो जाएगी कि आपको वोटिंग राइट से भी हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी जनसंख्या रहेगी नहीं पीछे। उन्होंने 7 बच्चे पैदा करने के बाद में एक शादी में 7 और 3 शादियां करी तो 21 बच्चे पैदा करे। झेलने वाला कौन है? सरकार झेलने वाली है पीछे। फंडिंग करवाने वाली उनको जो है सिक्योरिटी सेफ्टी देने वाली कौन है? सरकार। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। फिर बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइज्ड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपैरेटिवली संख्या का होने से। तो अब मैं आपको स्पष्ट रूप में ये बता दूं, जो भी पत्रकार ने ये बात बोली है ना कि जाके गंगा में हाथ धो लिया, गंगा में हाथ धो लिया, वो बहनचोद गंगा हाथ धोने के लिए रखी है तूने के? वो आपको हाथ कहीं और नहीं धोए जाते आपसे जाके? और अगर ये मुहावरा भी है ना तो अपना दिमाग और जो उसके है ना अंदर गधों वाली जो हरकतें हैं उसको कृपा करके बंद कर दो। अच्छी चीज़ें नहीं है ये। आप धर्म का, आप खुद एक तरफ बोलते मैं हिंदू हूँ और दूसरी तरफ आप यही बात बोल के क्या 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 इंडिकेट करना चाह रहे हो? कि हम ऐसे हिंदू हैं जो अपने अपने धर्म के प्रति ही निष्ठावान नहीं है? किसी ने अंकिता के केस में बोला हो ना बोला हो, हमने बोला है भाई, हम पब्लिक हैं, हम जहाँ तक बोल सकते थे हम बोले हैं उसके ऊपर। आप नहीं बोल सकते बिकॉज आप पत्रकार हो। आपको जहाँ पे सनसनीखेज मुद्दा मिलेगा आप वहाँ पे भाग जाओगे, आप वहाँ पे पत्रकारिता करोगे, उसके अलावा आप किसी को पूछो तक के नहीं, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता ना आपके लिए। आपको तो टीआरपी चाहिए, अपने टीआरपी के लिए सब कुछ करना है। आपने देखना है कि सामने वाला बंदा जवाब दे पाता है नहीं दे पाता, आप उसकी अच्छे तरीके से खिंचाई कर दो पकड़ के। अरे यार कभी तो जिंदगी में सच दिखाना शुरू कर दो। पत्रकार हो ना, पत्रकारिता की है ना, आपने उसी में मीडिया जर्नलिज्म में करा हुआ कुछ ना कुछ। तो आप एक डर का माहौल आप खुद पैदा करते हो लोगों को, बिकॉज आपने कभी सच्चाई दिखानी नहीं है। आपने कभी ये दिखाया कि इन बंदों ने, इनमें से कितने ऐसे बंदे हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इंडिया में आके 2 नंबर में बसे हुए हैं और उन्होंने अपने आईडी प्रूफ जो हैं वो गलत तरीके से बनवा रखे हैं। किसी ने इन्वेस्टिगेट करवाया? एक बंदा किसी खाली ज़मीन के ऊपर जो 10-15 साल से 20 साल से खाली पड़ी है उसके ऊपर आके कब्जा करके बैठ जाता है, कब्जादारी बन जाता है, वो ज़मीन अपनी ऑक्यूपाई करके बैठ जाता है और बाद में जब उसका मालिक आता है, यहाँ आता नहीं है, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद वो आएगा तो वहाँ पे कोई और बसा होगा, तो वो कैसे खाली करवाएगा उसको? उसके लिए कोर्ट में जाएगा। आधी उम्र तो उसकी बाहर निकल गई और बाकी जो है उसकी कोर्ट में निकल जाएगी। कौन को किसके हक में फैसला गया वो वाला? कभी सोचा आप लोगों ने? मजाक पकड़ रखा है आपने पत्रकारिता, मैं जो मिट्टी पलीत कर रखी है पूरे देश की तुम लोगों ने। आप पत्रकार हो, थोड़ा सा दिमाग और उसके ना ताले आंखों के खोल के रखा करो, और बोलना जो है ना वो थोड़ा सा सोच समझ के बोलते हैं। ये बोल रहा है नहीं बोल रहा, हमें कुछ लेना देना नहीं है। आपको एक लीडर चाहिए जो सही से आपको ऑर्गेनाइज कर सके, दैट्स ऑल। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई भी ऊपर आने की कोशिश करता है ना तो सबसे पहले आप ही पत्रकार लोग उसकी टांगे खींचते हो, और जब दूसरे पक्ष की बात आती है ना 20% वालों की, तो आप उनके मोहल्ले में जाने तक से आपका सुसु निकल जाता है वहां पे। तो इसलिए कुछ भी बोलना है, किसी से भी पूछना है, थोड़ा सा ध्यान से पूछो और ये समझ के पूछो कि वो लोग जो हैं उनका मोटिव असल में क्या है। हो सकता है इन्होंने उसके ऊपर ध्यान ना दिया हो, आपको वो पॉइंट करनी चाहिए चीज़ें। मैं उसके लिए कोई भी आपको मना नहीं करूंगा, ठीक है। और वहाँ का जो बंदा है जिसने भी ये कार्रवाई करी है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बेशक कि उसको गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, फांसी चढ़ा दो। अंकिता भंडारी के केस में पूरा न्याय मिलना चाहिए और ज़रूर मिलना चाहिए। किसी भी लीडर का बच्चा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लीडर को भी उठा के उड़ा दो, कोई चक्कर नहीं, उसका भी एनकाउंटर कर दो, कोई परेशानी नहीं है किसी को। एक गंद साफ हो जाएगा देश से। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि उनको सबको शरण मिल जाए यहाँ पे जो 20% वाले हैं, तो वो भी नहीं होगा। वैसा भी करना वो नाजायज हो जाएगा। हर जगह पे जाके बहनचोद किसी न किसी की मज़ारें बना रखी होती हैं, 4 ईंटें लगाई ऊपर, यहाँ आप ही के बंदे काट के उसके बीच में डाल देंगे तो कल को आपको क्या कर लोगे उसका? अभी पंजाब की बात है, पीछे इन्होंने बोला जी हमारे 3 बंदे जो हैं फ्लड में ख़त्म हो गए थे, किसी का पोस्टमार्टम तक नहीं रिपोर्ट होगा किसी का, और हमें 3 मस्जिदें बनानी है वहाँ पे, उनकी यादगार बनानी है। तो इसका मतलब जितने बंदे आपके मरेंगे बहनचोद उसकी यादगारें बनाते फिरोगे हर जगह पे। कैसे बना देंगे? ये कोई राजस्थान, कोई रेगिस्तान है? ये कोई अबू धाबी है जहाँ पे बहनचोद मरा बंदा और उसको दबा दिया, चल भाई यहाँ पे मस्जिद बना दी, खड़ी कर दी, तो वहाँ कर लो ना। वो तो अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया वहाँ पे, और यहाँ पे इनको सब कुछ चाहिए। ओ भाई अकल कर लो। हर चौराहे पे इन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हैं।
हर गली मोहल्ले के बाहर इन्होंने अपने अपने बंदे बिठा रखे हैं, हर जगह पे ये आपकी हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इनके पास में है, कौन कहाँ पे कैसा क्या हरकतें कर रहा है। थोड़ा सा अपनी आंखें खोलो और थोड़ा समाज में घूमो फिरो, आपको समझ में आए कि ये किस किस सोच को लेके आपके स्टेट में घुसे हुए हैं। अगर सही लगे तो इसके ऊपर रिप्लाई जरूर करना, मैं वेट करूंगा तुम लोगों के रिप्लाई का। जय भारत।